अच्छा, जिसके बाद जो कमांड है उसका नाम है सेड, द स्ट्रीम एडिटर फॉर फिल्टरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट। आपने अगर बहुत सारी फाइल्स हैं आपके पास और आपने कोई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना है तो आप यहाँ से यूज़ करेंगे, इस कमांड को यूज़ करेंगे। अभी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। हमने एक फाइल बनाई है सेट डॉट टेक्स्ट के नाम से। ओहो सॉरी, set dot text. Linux is an operating system. यहाँ से रन कर लेते हैं। Is an operating system. ठीक है, इसके अलावा एक और है sed1.txt। ये इसलिए बनाई गई है बेसिकली ताकि कुछ चीज़ें ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएं। इसका जो सिंटैक्स है वो है सेड, उसके बाद ऑप्शंस। ऑप्शंस आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि सारी वो चीज़ें होती हैं जो हाइफन के साथ लिखी जाती हैं। मिसाल के तौर पे -i, -p, -r मुख्तलिफ कमांड्स के साथ हम यूज़ करते हैं। ये ऑप्शंस जो होती हैं ये ऑप्शनल होती हैं हमेशा। अगर कोई ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न आएगा, और अगर ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपकी आउटपुट में कुछ डिफरेंस भी आ सकता है अकॉर्डिंगली, जो भी आप ऑप्शन यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके बाद स्क्रिप्ट लिखेंगे आप, और उसके बाद लिखेंगे द इनपुट फाइल। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले क्या देख रहे हैं, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट अ स्ट्रिंग। इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करके देखते हैं। सेड है डायरेक्टली ये। ऑप्शन हमने यहाँ पे कोई यूज नहीं किया, हाइफन के साथ हमने कुछ भी यूज नहीं किया फिलहाल। उसके बाद हमने अपने स्क्रिप्ट की तरफ गए हैं। यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है सबसे पहले, एक तो ये सिंगल कोट्स के अंदर है, और एस लिखा है यहाँ पे। एस इज द सब्सटीट्यूशन ऑपरेशन, यानी कि हमने उसे स्टार्ट करते साथ ही बताया है कि कौन सा ऑपरेशन करना है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन का ऑपरेशन करना है। सब्सटीट्यूशन मींस रिप्लेसमेंट। जैसे आप वर्ड की फाइल के अंदर रिप्लेस करते हैं, आप लोगों में से कई लोगों ने किया होगा। आप रिप्लेस करते हैं Ctrl+G करके, तो वो आपके पास एक विंडो खुलती है, उसमें वो कहता है कि कौन सा टेक्स्ट जो है वो सर्च करना है, और उसके बाद लिखा आता है कि क्या रिप्लेस करना है। तो बेसिकली जो टेक्स्ट सर्च हो रहा होता है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है, और जो टेक्स्ट रिप्लेस हो रहा होता है वो यहाँ लिखा जा रहा है। अब आप देखें यहाँ पे, इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूट करो, जो जहाँ जहाँ फाइल के अंदर ओल्ड लिखा हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो या रिप्लेस कर दो न्यू के साथ। और फाइल का नाम ये है, जो भी फाइल का आपकी नाम है। यहाँ पे ये स्लैश जो है इनको डिलिमिटर्स कहते हैं, और ये लास्ट वाला जो है ये लिमिट डिफाइन करता है, यानी कि कहाँ पे अप्लाई करना है। अगर इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट रिप्लेस ओनली द फर्स्ट अकरेंस इन ईच लाइन। अभी हम यहाँ से कैट करके देखते हैं sed1.txt। तो ये 3 लाइंस हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं मजीद ठीक कर लेता हूँ, तो अब आपको एग्जैक्टली 4 लाइंस है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लिखा हुआ है, हम कस्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हम कस्ट की बात कर रहे हैं। Ctrl+X, यहाँ पे कस्ट लिख दिया हमने। अब ये जो भी लाइंस हैं, दिस इज द फर्स्ट अकरेंस ऑफ लिनक्स इन लाइन 1, सेकेंड occurrence of Linux in line 1, थर्ड occurrence in line 1, फोर्थ occurrence in line 1। ठीक है, इस लाइन में, दूसरी वाली लाइन में कहीं पे भी लिनक्स नहीं लिखा हुआ। तीसरी वाली के अंदर एग्जैक्टली उसी तरह 4 दफा लिखा गया, और चौथी के अंदर सिर्फ कस्ट लिखा है। तो हम यहां से करके देखते हैं सेड, इसके बाद हमने स्क्रिप्ट लिखना है, उसको बताना है कि सब्स्टिट्यूट करो, जहां जहां लिनक्स लिखा है वहां वहां यूनिक्स लिख दो। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ डिफाइन नहीं कर रहे, तो उसने कहा है कि दिस इज द फर्स्ट अकरेंस। सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को चेंज करेगा, बाकी अकरेंसेस को चेंज नहीं करेगा। sed1.txt। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर लाइन की पहले को, इस 2 लाइन में लिनक्स लिखा हुआ था, यहाँ पे अभी यूनिक्स लिखा गया, लेकिन बाकी वाले चेंज नहीं हुए। एक और अजीब बात यह है कि ये करने के बाद भी हमारी फाइल के अंदर तो कोई चेंज नहीं आई, लिनक्स वहीं पे लिखा हुआ।
तो हम इसको कॉपी करके चेक कर लेते हैं, किसी और जगह कॉपी कर लेते हैं ताकि ये फाइल हमारी जो है वो खराब ना हो। सेट न्यू डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे आ गई ये। अब हम इसमें चेंज करते हैं एग्जैक्टली वही जो हमने पहले चेंज किया है। ठीक है, उसने चेंज तो कर दिया लेकिन इस फाइल में भी अभी चेंज नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइफन आई। हाइफन आई का मतलब है कि इंसर्ट कर दो, जो भी चेंजेस हैं वो इस फाइल के अंदर इंसर्ट कर दो। और अगर हम यहाँ पे डॉट बी ए के लिखेंगे हाइफन आई के साथ, तो ये क्या करेगा, फाइल के अंदर तो चेंज कर दी उसने, लेकिन एक और फाइल बना दी डॉट बैक के नाम से, जो कहाँ पे है, डॉट बैक के अंदर जो चेंजेस से पहले था वो वाला वर्जन अवेलेबल है। यानी कि अगर आप चेंज करने लगे हैं तो डॉट बैक लगाएं हाइफन आई के साथ, कि इन केस अगर गलत कोई चीज इंसर्ट हो गई है या गलत चेंज हो गई है तो आप डॉट बैक से यानी बैकअप से उसको वापस ला सकें। यहाँ पे हाइफन आई ना लगा के जो हमने इंसर्ट नहीं किया है, उससे फायदा यह है कि आप एग्जैक्टली एक दफा ये देख सकते हैं कि क्या हमने सही चेंजेस की हैं, जो हम करना चाह रहे हैं वही चेंजेस हुई हैं या नहीं हुई हैं। जब आपको कंफर्मेशन हो जाए कि वही चेंजेस हैं, तो उसके बाद आप वही कमांड हाइफन आई के साथ चलाएं, तो आपकी जो फाइल है उसके अंदर जो चीजें हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही चेंज हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्लैग्स हैं, हाई डिलिमिटर 1, डिलिमिटर 2। इसका मतलब यह है कि जो भी नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर, वही अकरेंस जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो अभी हम किस में करेंगे, 1 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो चीजें चेंज हो चुकी हैं। हम अगर यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये हर लाइन पे सेकंड अकरेंस को चेंज करेगा। अगर सेकंड अकरेंस नहीं होगी तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हाइफन आई और बैक इसका हटा देते हैं, क्योंकि हमने अभी इंसर्ट करके नहीं देखना। ठीक है, सॉरी, सेट 1 डॉट टेक्स्ट करना था। तो यहाँ पे इसने पहली अकरेंस को छोड़ दिया और दूसरी अकरेंस को चेंज कर दिया, तीसरी को नहीं किया। तो यानी आप डिलिमिटर के बाद जो भी डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम 3 कर देंगे तो पहली को उसने नहीं किया, दूसरी को नहीं किया, तीसरी को चेंज कर दिया है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम हाइफन जी सॉरी स्लैश जी कर देंगे तो क्या होगा, ग्लोबल हो जाएगा, यानी कि सारी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और अगर इसके बाद भी जितनी भी अकरेंसेस किसी भी लाइन में होती तो वो सारी अकरेंसेस को चेंज कर देता। ठीक हो गया। अगर हम स्लैश एन जी कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हम 2G कर देते हैं मिसाल के तौर पर, तो क्या होगा, पहली नहीं होगी, दूसरी हो जाएगी, और दूसरी के बाद जितनी होंगी वो सारी हो जाएंगी, यानी 2 के बाद ग्लोबल हो जाएगा। अगर हम 3G करेंगे तो पहली नहीं होगी, दूसरी भी नहीं होगी, और तीसरी के बाद सारी हो जाएंगी जितनी भी होंगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कहाँ पे किस तरह से यूज किया जाना है, कहाँ पे चीजें तब्दील की जानी है, अकॉर्डिंगली जो जो आपको यूज चाहिए उसके हिसाब से होगा। ठीक है, बेसिकली बहुत अहम कमांड्स हैं। कई बार आपको बहुत बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स में बहुत सारी जगहों पे चीज़ें चेंज करनी होंगी, और आपके पास इतना वक्त भी नहीं होगा और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारी जगहों पे एक ही चीज़ को चेंज किया जाए, रिप्लेस किया जाए, या कुछ पैटर्न्स निकाले जाएं, या कुछ इस तरह की चीज़ें हो, तो आपके लिए सेड और ऑक जो अगली कमांड आ रही है, ये कमांड्स बहुत ज़रूरी हैं। अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हम करते हैं रिप्लेसिंग द स्ट्रिंग ऑन अ स्पेसिफिक लाइन। अभी ये 3G को हम हटा लेते हैं, फर्स्ट अकरेंस देखते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ थर्ड लाइन के ऊपर जो फर्स्ट अकरेंस है उसको चेंज करो, यानी कि फर्स्ट लाइन की फर्स्ट अकरेंस चेंज नहीं हुई, सिर्फ थर्ड लाइन की फर्स्ट अकरेंस चेंज हो गई है। अगर हम यहाँ पे 1 कर देंगे तो 1 वाली चेंज हो जाएगी और 3 वाली चेंज नहीं होगी। बात क्या है कि मैं कहीं पे भी अब हाइफन आई यूज नहीं कर रहा, इसलिए किसी भी
फाइल के अंदर कोई भी चीज अपडेट या चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए मैं बार बार एक ही फाइल के ऊपर ये सारे काम कर सक रहा हूं। अगर हम 1,3 कर देंगे तो दैट मीन्स 1 से लेके 3 तक जितनी भी लाइंस हैं उन सारी पे। अगर 1,5 होगा तो 1 और 5 तक जितनी भी लाइंस हैं उन सब की फर्स्ट अकरेंस पे जहां जहां लिनक्स होगा वहां यूनिक्स से तब्दील हो जाएगा। और अगर हम 1, $साइन कर देंगे दैट मीन्स 1 से लेके आखिरी लाइन तक। अगर हम 5, $साइन कर देंगे तो 5th लाइन से लेके आखिरी लाइन तक। ठीक है, यहाँ पे उतनी लाइंस नहीं है, लेकिन अगर इतनी लाइंस होंगी तो ये अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। ये आपने देख लिया 1 2 3 1 2 एंड। उसके बाद डुप्लीकेट द रिप्लेस्ड लाइंस। अब अगर आपके पास एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट है या बहुत ज्यादा लाइंस हैं तो आपको एग्जैक्टली ये समझ नहीं आ रही कि यार कहाँ कहाँ चेंजेस हुई हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने यहाँ प्रिंट डाल देना है पी। तो वो क्या करेगा कि एक दफा तो वो सिंपली प्रिंट कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे वो पूरी आउटपुट प्रिंट कर रहा है, लेकिन पी करने से जहां पे चेंजेस होंगी वो अलग से प्रिंट करेगा। अब आप यहां देखें, पहली लाइन में चेंज हुआ तो उसने पहली लाइन को दोबारा प्रिंट किया, दूसरी लाइन में चेंज हुआ, दूसरी लाइन को तीसरी लाइन में चेंज हुआ, तीसरी लाइन को दोबारा प्रिंट किया उसने। ठीक है, अगर हम ये पी ना लगाएं और -n करें तो क्या होगा? -n का मतलब है क्वाइट, यानी कि आउटपुट ना आए। लेकिन अगर हम -n करके पी करेंगे तो वो सिर्फ वो चीजें, क्योंकि अब ये स्क्रिप्ट का हिस्सा बन गया है, -n ने सेड की जो डिफॉल्ट आउटपुट थी उसको साइलेंट किया है, उसको क्वाइट किया है। ठीक है, जो पी है ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है, तो ये वाली जो प्रिंटिंग होगी ये प्रिंट हो जाएगी। तो वो आपको यहां पे बताएगा कि एग्जैक्टली दीज 2 लाइंस आर चेंज्ड। ठीक हो गया। लाइन नंबर अगर डालना है तो वो हम आगे अभी देखते हैं। ये -n वाला समझ आ गया? अभी हमने यही किया है बेसिकली, ये उसके बाद पी लिखा है। यहां पे अब डिलीट लाइंस। ठीक है, अब चूंकि हमने कोई पैटर्न नहीं देना यहाँ पे तो डीलिमिटर्स की भी जरूरत नहीं है, हमने लाइंस डिलीट करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे क्लियर कर लेते हैं इसको। सेड 2d, यानी लाइन नंबर 2 को बेसिकली हो क्या रहा है, ये हुआ किस तरह, मैं आपको ये बता देता हूँ। चलें इधर से देख लेते हैं। इस -n को खत्म करते हैं, क्वाइट नहीं, हमें चाहिए कि क्या करना है। अगर मैं यहां पे लिखता कि लाइन नंबर 2 है और यहां पे लिख देता कि डिलीट करनी है और इस पैटर्न को हटा दूं, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट तो करना ही नहीं है, तो बाकी बचा क्या? एग्जैक्टली ये एनडी। ठीक है, तो 2d का मतलब है लाइन नंबर 2 को डिलीट कर दो। यहाँ पे जो यूनिक्स वाली लाइन थी वो डिलीट हो गई। समझ आ गई बात? इसी तरह आप अगर $d करेंगे तो दैट विल डिलीट द लास्ट लाइन जहां पे कस्ट लिखा हुआ था। ठीक है, x to y करेंगे, यानी 1 2 3 कर लेते हैं हम, तो एग्जैक्टली जैसे हमने पहले देखा था 1 से लेके 3 तक उसने डिलीट करनी है। और अगर हम यहां से 1 से लेके या चलें 2 से लेके डॉलर तक करते हैं तो सिर्फ पहली लाइन आ रही है, बाकी सारी लाइंस डिलीट हो गई हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कि अगर कोई पैटर्न मैच कर रहा है और वो लाइन हमने डिलीट करनी है तो हम यहाँ पे वो पैटर्न दोबारा से ऐड कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पे लाइन नंबर हमें डिफाइंड नहीं है, हमें पता नहीं है कि कौन सी लाइन नंबर है, हमने सिर्फ ये देखना है कि पैटर्न जहां पे जिस लाइन में ये पैटर्न मिलेगा उस लाइन के अंदर उस लाइन को डिलीट कर देना है। यानी मैं उसे कह रहा हूं कि यहाँ पे यूनिक्स जहां आपको मिले वहां ऑपरेशन कौन सा चलाना है? डी वाला, यानी कि डिलीट कर देना है, तो आपकी दूसरी लाइन जो है वो डिलीट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपने लिनक्स लिखा है तो दोनों लाइनें जहां पे लिनक्स लिखा हुआ था वो दोनों डिलीट हो गई हैं। इसके बाद है इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच लाइन।
तो ये चूंकि सिंपल सा ऑपरेशन है, हम सिंपल जी लिखेंगे, जितनी भी लाइंस थी उन सब के बाद एक खाली लाइन आ गई है। हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं, -i, हम गेट करते हैं सेड वन डॉट टेक्स्ट। ठीक है, हमने -i किया था जिसकी वजह से ये ऐड हो गई हैं। हम अगली एग्जांपल देखते हैं। वो कह रहा है डिलीट द ब्लैंक लाइंस एंड इंसर्ट वन आफ्टर ईच लाइन। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट को खत्म कर लेते हैं। यहां पे उसने क्या कहा है कि डिलीट द ब्लैंक लाइंस। हम सबसे पहले ब्लैंक लाइंस को डिलीट कर लेते हैं। तो हमने पैटर्न स्टार्ट किया, उसके अंदर ये लिखा और इसको कह दिया कि डिलीट कर दो। तो उसने, चूंकि हमने वहां पे ऐड कर दी हुई थी, तो यहाँ पे डिलीट हो गई हैं। हम इसको इंसर्ट भी कर लेते हैं। वैसे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि वैसे फाइल के अंदर से डिलीट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है तो वो डिलीट हो गई हैं। वो कैसे हुई हैं कि हमने एक यहाँ पे पैटर्न लिखना है। पहले हमने इस तरह पैटर्न लिखे थे ना, लिनक्स वगैरह। तो यहाँ पे हमने पैटर्न लिखा है कैरेट एंड $। जब आप लाइंस की बात कर रहे होंगे तो द कैरेट, जो ये वाला साइन है, द कैरेट इज द स्टार्ट ऑफ द लाइन और $, इज द एंड ऑफ द लाइन। तो यहां पे वो क्या कह रहा है कि ऐसी लाइंस जिसका पैटर्न स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, वो वाली डिलीट कर दो। क्लियर हो गया? हम इसको -i कर देते हैं, तो जितनी भी ब्लैंक लाइंस होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद अगर हमने यहाँ पे कोई और ऑपरेशन करना है तो उसके बाद हम सेमीकोलन डालेंगे और जी लिखेंगे, तो क्या होगा, न्यू लाइन ऐड हो जाएगी। -i कर लिया हमने तो इंसर्ट हुआ होगा, एग्जैक्टली यही इंसर्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि उसने सारी लाइंस डिलीट की। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई नहीं थी, हम पहले डिलीट कर चुके थे, लेकिन अगर कोई होती तो वो सारी लाइंस डिलीट करता और उसके बाद हर लाइन के बाद एक लाइन ऐड कर देता। तो आपको यहाँ पे दो ऑपरेशंस भी नजर आ गए कि अगर एक ही टाइम पे दो ऑपरेशंस चलाने हो तो कैसे चलाने हैं। इसके बाद नंबरिंग द लाइंस। नंबरिंग द लाइंस में क्या करेंगे, सेड को बताएंगे कि तुम्हारी फाइल कौन सी है, सेड वन डॉट टेक्स्ट, और इसकी जो आउटपुट आई है वो आगे शिफ्ट कर दो एज एन इनपुट। और यहां क्या लिखो, सेड लाइन का नंबर, उसके बाद सब्सटीट्यूट करो किसको, \n को किसके साथ, \t के साथ। ठीक है, और कौन सी पे, सिंपल पहली अकरेंस पे। तो आपकी सारी लाइंस प्रिंट होंगी और लाइन नंबर लगेगा, और यहां पे जो न्यू लाइन थी उसकी जगह न्यू टैब लग गया। ठीक हो गया, ये जो टैब लगा एग्जैक्टली इसी \n को \t के साथ सब्स्टिट्यूट किया गया। ठीक है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो दिस विल हैपन। ठीक है, यानी कि लाइन नंबर आएगा, उसके बाद लाइन नई लाइन से स्टार्ट होगी। तो हमने इससे बचने के लिए क्या किया है कि जो आउटपुट यहां से आ रही है उसको सब्स्टिट्यूट किया है \n को \t के साथ। दिस इज द, और अगर हम इसको यहां पे ये कर दें कि कैरेट $, delete, so what will happen, तो डिलीट होना चाहिए यहां से, डिलीट, उसके बाद n, अच्छा इसको वैसे डिलीट करके देख लेते हैं पहले।
ओह अच्छा 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 अच्छा, हमने डायरेक्टली फाइल पे अप्लाई नहीं किया, हमने फाइल जो है वो एज अ आर्गुमेंट लिया, उसका आउटपुट एज अ आर्गुमेंट लिया, इसलिए उसने वो डिलीट नहीं किया। ठीक हो गया। चलो, लाइन नंबर की समझ आ गई। अब हमारी नेक्स्ट कमांड है ऑक। ऑक का नाम कैसे आया है? जो इसके ऑथर्स हैं उन तीनों के नाम को मिला के AWK ऑक बना है। काम इसका यह है कि स्कैन करता है ईच इनपुट फाइल फॉर द लाइंस दैट मैच एनी ऑफ अ सेट ऑफ पैटर्न्स स्पेसिफाइड, यानी कि पैटर्न्स निकाल के लाता है आपके लिए जो भी आपने अपने स्क्रिप्ट में डिफाइन किए होते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट कौन सा है जो हम ये सिंगल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, सिंटेक्स इसका क्या है? ऑक लिखेंगे, फिर सिंगल कोट्स, उसके बाद जो भी पैटर्न है और उसके ऊपर जो एक्शन रन करना है और उसके बाद फाइल का नेम। तकरीबन वैसा ही है जैसे सेड का सिंटेक्स का। ऑक ऑपरेशंस में क्या शामिल है? स्कैनिंग अ फाइल लाइन बाय लाइन। अच्छा, इसमें होता क्या है कि आपकी जो फाइल है वो लाइन बाय लाइन रीड की जाती है। सेड में भी यही हो रहा था, वो भी लाइन बाय लाइन रीड कर रहा था, लेकिन यहां पे स्प्लिट किया जाता है फील्ड्स के अंदर भी। और फील्ड्स क्या हैं? फील्ड्स आर द कॉलम्स एंड द रिकॉर्ड्स आर द रोज। यानी आपकी जो लाइंस हैं बाय डिफॉल्ट वो आपके रिकॉर्ड्स हैं, और जो आपकी वर्ड्स हैं उस लाइन के अंदर जो वाइट स्पेस के साथ सेपरेटेड हैं वो क्या हैं? फील्ड्स हैं। ठीक हो गया? यानी कि रोज एंड कॉलम्स में डाटा रीड हो रहा है। कंपेयर इनपुट लाइन फील्ड्स टू पैटर्न। पैटर्न के साथ आप फील्ड्स को या इनपुट लाइन को मैच कर सकते हैं। परफॉर्म एक्शंस ऑन मैच्ड लाइंस। मैच लाइन के ऊपर एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद क्या है? ऑक। सॉरी, ऑक तो है ही है, यूज किस लिए होती है? यूजफुल फॉर ट्रांसफॉर्म डाटा फाइल्स, यानी डाटा फाइल्स अगर आपके पास हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। प्रोड्यूस फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स, अगर आपकी कोई रिपोर्ट्स हैं तो उनको फॉर्मेट में प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोग्रामिंग के अंदर भी फॉर्मेट आउटपुट लाइंस, अरिथमेटिक एंड स्ट्रिंग ऑपरेशंस, कंडीशंस एंड लूप्स, इन सारों में इस्तेमाल होती है। करेंगे क्या अब हम? क्योंकि यहां से स्कैनिंग हो रही है, हम ये करेंगे कि डायरेक्टली उसको प्रिंट करेंगे। इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना वो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा कि एक कैट का है। कैट अगर हम चेक करें तो कैट क्या करेगा? सेड वन डॉट टेक्स्ट, ये कैट हो गया। और अगर हम इसको इसकी बजाय ऑक करेंगे और यहां पे लिखेंगे प्रिंट, तो ये भी एग्जैक्टली वही काम करेगा जैसे कैट कर रहा था। तो ये तो एक बड़ी सिंपल सी इसकी एग्जांपल है। इसके बाद हम ये कहते हैं कि जो पैटर्न मैंने दिया है वो जिस जिस लाइन में मिले सिर्फ उस लाइन को प्रिंट करो। तो इस लाइन में मिल गया हमें ये, बाकी लाइंस में ये अवेलेबल नहीं है। तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि अगर आपने किसी एक फाइल में कोई खास चीज ढूंढनी है तो आप ढूंढ सकेंगे। मैं आपको ये दिखा देता हूं। मैन ऑक, क्या करेंगे यहां से? ऑक पैटर्न कौन सा ढूंढेंगे? एनआर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और उसको क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। तो क्या हुआ? मैंने जो पूरा मैनुअल था उसके अंदर से वो लाइंस निकाल ली जहां पे एनआर लिखा हुआ था। अब आपके लिए आसान हो गया कि अगर आपने मैनुअल में कोई खास चीज ढूंढनी है तो आप मैनुअल में से ढूंढ सकते हैं। अगर हम यहाँ मैन करें ऑक एफ एन आर, अगर हम ढूंढेंगे वैसे हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ये एन आर आ गया। ठीक है, इसके अलावा एन एफ आर,
FNR, इस तरह की चीजें अगर हमें ढूंढनी है तो हमें काफी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन awk की कमांड के साथ हम ये बड़े आराम से मैनुअल के अंदर से भी ढूंढ सकते हैं। किया क्या है, सिंपली मैनुअल ऑफ द awk खोला है, उसकी जो आउटपुट आई है वो यहाँ एज एन इनपुट शेयर की है, और उसमें उसको कहा है कि जहां जहां NR का पैटर्न आ रहा है उसको प्रिंट कर दो। वेरी इजी, ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि फील्ड्स कैसे प्रिंट हो रही हैं। यहीं से हम देखते हैं 0.01, और इसको कहते हैं कि यहां पे तुम प्रिंट करो $1 एंड $10। तो उसने कहा लिनक्स रिलीज्ड। अब अगर हम इसको $0 करेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करेगा। $0 इज द होल लाइन, $1 इज द पहला वर्ड जो पहली स्पेस से पहले है। दिस इज द फर्स्ट फील्ड बाय डिफॉल्ट, सेकंड फील्ड, थर्ड फील्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। तो फर्स्ट इज लिनक्स, 10th इज रिलीज्ड, दोनों यहां पे प्रिंट हो गई हैं। अगर यहां पे आपने किसी और किस्म का फील्ड सेपरेटर रखना है तो वो भी अभी हम देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट द वैल्यूज आर डिवाइडेड ऑन व्हाइट स्पेसेस, यही बात की अभी हमने। $n will print the n number of the word in the lines, $0 will be used to print the entire line। यानी n, यानी कि हमने n की जगह 1 लिखा, उसके बाद 10 लिखा, तो उसने वही प्रिंट किया। अगर हम 0 लिखा जैसे अभी हमने लिखा था तो उसने क्या किया, पूरी लाइन प्रिंट की। ठीक है, अगर आप सारी लाइंस पे नंबर लगाना चाह रहे हैं, हम ये हटा लेते हैं फिलहाल और पहले देख लेते हैं। रिकॉर्ड नंबर है NR, रिकॉर्ड नंबर। ठीक है, उसने बड़ी आसानी से यहाँ पे लाइन नंबर्स लगा दिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वो पैटर्न दोबारा लिख लेते हैं 0.01, तो ये लाइन नंबर कौन सी होगी, लाइन नंबर 5। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रही है चीजें। ठीक है, अगर हम यही काम NR = 3 और उसके बाद = 6 करेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये पैटर्न हटाना पड़ेगा। अगर पैटर्न नहीं हटाते तो उन लाइंस के बीच में ये ढूंढेगा। अगर हम यहाँ पे NR 6 कर लेते हैं तो 3, 4, 5, 6 प्रिंट किया उसने। अगर हम इसके बाद यहाँ पे पैटर्न लिख लेते हैं 0.01, तो इस पैटर्न को उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि हमने पहले से कुछ चीजें डिफाइन करके रखी हुई हैं, यहां पे पैटर्न अभी नहीं लगेगा। सो नाउ अगर हम सिंपल 1 करेंगे तो क्या होगा, लाइन नंबर 3 आ जाएगी। तो हमने आर्ग्यूमेंट चूंकि लाइन नंबर रिकॉर्ड नंबर दे दिया हुआ है, तो उसने वो उठाया, उसने पैटर्न नहीं लिया। यानी हम या पैटर्न लेंगे या रिकॉर्ड नंबर। ठीक है, तो जब सिंगल किया तो यानी NR = 3 किया तो उसने सिर्फ थर्ड लाइन दी। जब कॉमा करके एक और दफा लिखा तो उसने 3 to 6 की रेंज बना दी। अब हम एक फाइल देखते हैं, cat etc पासवर्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपके यूजर्स की डिटेल्स हैं। यहाँ पे यूजर कौन सा है, अली अब्दुल्ला। उसके बाद उसका क्या है, पासवर्ड जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। उसके बाद यूजर आईडी, उसके बाद ग्रुप आईडी, उसके बाद फुल नेम। यहाँ पे उसका फोन नंबर, एड्रेस वगैरह आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमास नजर आ रहे हैं। इसके बाद उसका होम डायरेक्टरी, और उसके बाद कौन सा डिफॉल्ट बैश यूज कर रहा है वो, कौन सा डिफॉल्ट शेल यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये चंद एक चीजें लिखी हुई है, और ये सारी सेपरेटेड किसकी बुनियाद पे हैं, कॉलन की बुनियाद पे। यानी कि अगर हमने इसके रिकॉर्ड्स को स्प्लिट करना है, इसकी फील्ड्स को स्प्लिट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम वाइट स्पेसेस पे इन्हिसार नहीं कर सकते। हमने अपने फील्ड सेपरेटर को चेंज करना है।
तो यहां से हम करते हैं $1 सेट की बजाय /etc पासवर्ड। लेकिन जब हमने $1 किया, क्योंकि वो बेसिकली किस पे चेंज करता है, वाइट स्पेस पे, तो उसने किसी भी फील्ड को चेंज नहीं किया। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -f, और हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि फील्ड सेपरेटर क्या है। तो अभी हम जब ये कर लिया तो उसने एग्जैक्टली अब फील्ड्स को किस पे सेपरेट किया है, कॉलन के ऊपर। और इससे क्या हुआ है कि हमने अपना जो डाटा था वो ट्रांसफॉर्म कर लिया। अगर यहाँ से मुझे सबके पासवर्ड्स चाहिए तो मैं वो निकाल सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ से, यानी एनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड है, अगर यूजर आईडी चाहिए तो ये आ गई, अगर मुझे ग्रुप आईडीज चाहिए तो ये आ गई, अगर मुझे फुल नेम चेक करना है तो ये आ गए। ठीक है, अगर मुझे उसका होम डायरेक्टरी चेक करनी है तो ये आ गई, और अगर मुझे उसका डिफ़ॉल्ट शेल चेक करना है तो ये आ गया। और अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट शेल किसका है, तो ये हम 1 और 7 को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गई कि फील्ड सेपरेट इनपुट पे कैसे की हमने कॉलन के साथ। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज और चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कहाँ पे चीज चेंज हो रही है, क्योंकि एक सिंपल वाइट स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिगिन, और इसको कहेंगे कि आउटपुट का फील्ड सेपरेटर भी चेंज करो। यानी कि जब आउटपुट दे रहे हो और दो से ज्यादा फील्ड्स हैं तो इसका ऑपरेटर चेंज करो। और यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं आएंगे, यहाँ पे डबल कोट्स आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम फील्ड सेपरेटर रख लेते हैं मिसाल के तौर पे स्पेस स्पेस इज इक्वल टू स्पेस स्पेस। ठीक है, ये फील्ड सेपरेटर आ गया और हमने बिगिन को बंद कर दिया यहाँ पे। तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे अब देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका यूजर नेम है और कहाँ पे उसका डिफॉल्ट शेल है। यहाँ पे आप जो भी चेंज करेंगे, अभी मैं आपको ये भी चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने फील्ड सेपरेटर लिखा था ना, तो यहाँ पे हम कॉलन डालते हैं और डायरेक्टली फील्ड सेपरेटर कर देते हैं इज इक्वल टू, पहले हमने इज इक्वल टू नहीं डाला हुआ था, और यहाँ पे डबल कोट्स आएंगे और हम यहाँ उसको बताएंगे कि कॉलन के ऊपर आपने इसको सेपरेट करना है। तो आपके पास डायरेक्टली वही चीज आएगी जो पहले आ रही थी। दिस आर द NR अभी हमने यूज किया जब हमने लाइन नंबर लगाए थे, रिकॉर्ड्स नंबर लगाए थे। NF फील्ड के नंबर होंगे। ठीक है, FS फील्ड सेपरेटर हैं, जो डिफॉल्ट पे वाइट स्पेस थे हमने अभी इसको कॉलन कर दिया। रिकॉर्ड क्या है, अगर हम इसको कहेंगे कि कॉलन पे रिकॉर्ड चेंज करना है तो क्या होगा, वो कॉलन पे रिकॉर्ड चेंज कर देगा, अगर आपको यहां से नजर आ रहा हो तो। क्या आ गया, ठीक है, अब उसने क्या कर दी है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे ले गया। अगर मैं यहां से हटा दूं, सारी चीजें प्रिंट करूं, तो क्या हो रहा है, सारी चीजें प्रिंट करना शुरू कर दी। ठीक है, स्नैप डेमन, अब उसने इसको रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड्स आर द लाइंस, फील्ड्स नहीं रही अब, क्योंकि मैंने क्या कहा है, रिकॉर्ड कहाँ चेंज करना है, नई लाइन पे नहीं करना, जहां कॉलन आए वहां से नया रिकॉर्ड कर देना। और अगर मैं इसको ये कह दूं कि आउटपुट का रिकॉर्ड सेपरेटर चेंज कर दो, जो कि यहां पे हो सकता है, तो ये वो कर देगा, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स बन चुके हैं अब। तो उसने एग्जैक्टली वैसे ही किया अली अब्दुल्ला, उसके बाद एक नया रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड, यानी कि पासवर्ड, यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, उसका क्या कहते हैं फुल नेम, उसके बाद उसका होम डायरेक्टरी और डिफॉल्ट शेल। ठीक है, अब आपने देखा कि उसने सारों को रिकॉर्ड्स बना के पेश किया है। क्लियर हो गया, चलें जी। अब आ गई यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा,
यूजर के अकाउंट क्रिएट कैसे होते हैं, डिलीट कैसे होते हैं, एनेबल कैसे होते हैं, डिसेबल कैसे होते हैं, असाइन कैसे होते हैं, शेल्स को कैसे, शेल कैसे असाइन होता है किसी यूजर को, और पासवर्ड कैसे मैनेज किए जाते हैं। इस काम के लिए हम इसको बंद कर देते हैं और एक वर्चुअल मशीन को ओपन कर लेते हैं। वर्चुअल मशीन अभी लॉगिन हो जाए तो फिर मैं आपको इस पे ये जो ऑपरेशंस हैं ये करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम चले जाते हैं, चंद फाइल्स को देख लेते हैं पहले, उसके बाद जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो करके देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कैट etc पासवर्ड, यानी यूजर्स चेक कर लेते हैं सारे। ठीक है, हमारे पास यूजर्स आ गए सारे। इसके बाद हम ग्रुप्स चेक कर लेते हैं, हमारे पास सारे ग्रुप्स भी आ गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली कमांड क्या है, ऐड यूजर, ऐड यूजर। और ये क्या कह रहा है कि etc ऐड यूजर के अंदर जो भी चीजें डिफाइंड होंगी उसकी बुनियाद पे ये काम करेगा। यानी कि हम चेक कर लेते हैं cat/etc/add/user.conf। तो यहाँ पे ये चंद एक चीजें हैं जो हमने डिफाइन की हुई हैं। डिफॉल्ट शेल कौन सा होगा, होम डायरेक्टरी कहाँ पड़ी होगी, ग्रुप होम्स होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम यूआईडी क्या होगी, लास्ट सिस्टम यूआईडी क्या होगी, फर्स्ट सिस्टम जीआईडी क्या होगी, लास्ट सिस्टम जीआईडी क्या होगी, फर्स्ट यूआईडी क्या होगी, यूआई लास्ट यूआईडी क्या होगी। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर एक बहुत अहम चीज है जो कि है स्केल, यानी जिसको हम कहते हैं स्केलेटन। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्केल वो क्या कह रहा है, कौन सी जगह से उठाना है, /etc/स्केल, cd करते हैं /etc/स्केल, ls करते हैं, तो ये कह रहा है माई कंप्यूटर है इसके अंदर और ट्रैश है। ठीक है, यानी कि ये स्केलेटन है कि जब भी आप एक नया यूजर बनाएंगे तो एग्जैक्टली इसी स्केलेटन के ऊपर वो बनेगा। यानी कि उसकी जो होम डायरेक्टरी बनेगी उसके अंदर एक माई कंप्यूटर की डायरेक्टरी होगी और एक ट्रैश की डायरेक्टरी होगी। अगर आपने कुछ चीजें ऐसी डालनी है जो हर एक को आपने प्रोवाइड करनी है कि जब भी नया यूजर बने तो आप वो सारी चीजें स्केल के अंदर डाल दें। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं mkdir, कुछ भी कास्ट कर लेते हैं, sudo ओ। ठीक है, ls करके देख लेते हैं। अब इसके अंदर कस्ट भी आ गया। cd होम करते हैं, जो मैंने पहले से यूजर्स बनाए हुए हैं, ls करते हैं। अगर कोई यूजर्स नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां पे अवेलेबल नहीं है। cd करके वापस आ जाते हैं अपने होम के अंदर। अब यहां से हमने क्या करना है, ऐड यूजर, sudo ऐड यूजर, ऑप्शंस अगर कुछ दे दी हैं, और उसके बाद यूजर का नाम जो भी आपने यूजर बनाना है, sudo ऐड यूजर, यूजर का नाम कुछ भी दे देते हैं, student1। तो उसने ऐड करना शुरू किया यूजर student1, एडिंग न्यू ग्रुप, उसने ऑटोमेटिकली ग्रुप ऐड कर दिया, नया ग्रुप। ये प्राइमरी ग्रुप हर यूजर के साथ ऐड होगा और ग्रुप को उसने आईडी क्या दी, 1002। एडिंग न्यू यूजर, और यूजर की आईडी क्या है, 1001, और इसको ग्रुप कौन सा असाइन किया, student1। क्रिएटिंग होम डायरेक्टरी इन, उसने होम student1 के नाम से होम डायरेक्टरी बना दी। कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम etc स्केल,
ठीक है, उसने ETC स्केल से जो भी चीजें वो यहाँ पे अप्लाई कर दी हैं, यानी कि कॉपी कर दी हैं। अब न्यू पासवर्ड जो भी आपने देना है, दूसरा मतलब उसको रीटाइप करेंगे, हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है फुल नेम, स्टूडेंट, रूम नंबर 10, वर्क फोन 92, होम, ठीक है, अदर्स 1 2 3, ठीक है। इज दिस इंफॉर्मेशन करेक्ट? यस। अब हम क्या करते हैं, कैट ETC पासवर्ड, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ऐड हो गया, इसका पासवर्ड आ गया, इसका यूजर आईडी हमने देखा था 1001, इसका हमने ग्रुप आईडी देखा था 1002, स्टूडेंट इसका नाम है, 10 हमने इसका रूम नंबर दिया है, और ये उसका फ़ोन नंबर है, ये उसका होम नंबर है, ये अदर्स हैं। मैंने बताया था ना, यहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो नहीं लिखी आएगी, होगी तो ये पूरी डिटेल आ रही है। इसके बाद उसकी होम डायरेक्टरी और जो शेल उसको असाइन हुआ है वो आ गया। नया यूज़र ऐड कर लिया, अभी ग्रुप में चेक कर लेते हैं, कैट ग्रुप ETC/ग्रुप, यहाँ पे स्टूडेंट 1002 के साथ ऐड हो गया है। अब हमारे पास एक और है, यूजर ऐड, लेकिन ये लो लेवल यूटिलिटी है। इसका मतलब ये है कि आपको इसके अलावा जब आप एक कमांड चलाएंगे तो इसके बाद बहुत सारी कमांड चलानी पड़ेंगी, जिसके अंदर आपको उसकी डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी, उसकी होम डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, उसका पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। ये तब आप यूज करेंगे यूजर ऐड जब आपने हर चीज कस्टमाइज्ड बनानी हो। लेकिन अगर आपने हाई लेवल बनानी है और आपने एक ही कमांड के साथ हर चीज सेटअप कर देनी है, तो आप जो कमांड यूज करेंगे दैट विल बी ऐड यूजर। द नेक्स्ट कमांड इज ऐड ग्रुप। तो अभी हम एक और ग्रुप ऐड करते हैं। ग्रुप वैसे कैसे ऐड हो रहा था, जब हम नया यूजर बनाते हैं तो उसके साथ एक प्राइमरी ग्रुप आता है। यहां पे क्या होगा कि हम सिर्फ ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ ग्रुप बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऐड ग्रुप, उसकी ऑप्शंस, अगर GID देनी है तो GID, वरना सिंपल ग्रुप का नाम, ठीक है। अगर हम अभी करके देख लेते हैं, sudo add group, GID अभी हम फिलहाल नहीं देते, कस्ट स्टूडेंट्स, एडिंग ग्रुप कस्ट स्टूडेंट्स GID 1003। हम ग्रुप में जाके देखते हैं तो कस्ट स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। उसका आईडी क्या है 1003। ये यूजर में कहीं भी ऐड नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसके लिए कोई भी यूजर नहीं क्रिएट हुआ, ठीक है। अगर हमने ऐड ग्रुप 1 करना है और हम यहाँ पे लिख दें --GID 1010, तो ये एग्जैक्टली 1010 ही इसको ऐड करेगा, यानी इसको GID प्रोवाइड करेगा। अगर हम 2500 करते हैं तो उसने GID कौन सी ली है 2500। अगर हम यहाँ पे 1003 करते हैं तो वो नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो एग्जिस्ट करता है और GID 1003 पहले ही यूज में है। ठीक हो गया, GID समझ आ गई, यानी कि ग्रुप कैसे बनाना है। सेम काम आप ग्रुप ऐड से भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि दैट इज अ लो लेवल यूटिलिटी। अगर आपने करना हो तो आप करके देख सकते हैं। इसके बाद है डेल यूजर, लेकिन पहले हम ये चेक कर लेते हैं जो हमने यूजर बनाया है /home/student1, परमिशन डिनाइड, यानी कि ये दूसरे यूजर की उसमें नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, स्विच यूजर student1, यहाँ पे इसका पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट का जो यूजर है वो चेंज हो गया। पहले हम यूजर डी पे थे, अब हम student1 पे हैं। होम यूजर डी पे है ये, लेकिन क्योंकि वहां से हम होके आए हैं, LS करेंगे ये कहेगा परमिशन नहीं है, क्योंकि इसके पास परमिशंस नहीं है। यहां से जाके अब हम स्टूडेंट में गए हैं तो इसको परमिशंस हासिल है यहाँ की। LS
-al करेंगे तो इसके पास माई कंप्यूटर, कस्ट, ट्रैश, वो सारी चीजें पहले से अवेलेबल हैं जो हमने स्केल के अंदर लिखी थी। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम एग्जिट करेंगे तो वापस उस यूजर पे आएंगे जहां से स्विच करके गए थे। ठीक है, क्लियर करते हैं। डिलीट यूजर करने से पहले कुछ और काम कर लेते हैं, मॉडिफाई यूजर कर लेते हैं। मॉडिफाई यूजर करके क्या करेंगे, यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, होम डायरेक्टरी, डिफॉल्ट शेल, ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। मैन करेंगे यूजर मॉड, और यहाँ पे क्या है, अपेंड है, इसके अलावा -d होम है, एक्सपायरी डेट है, -gid है, ठीक है, -ग्रुप है, लॉगिन है, लॉक है, मूव होम है, ठीक है ना। तो इसकी अभी कुछ चीजें हम चेंज करते हैं। हम ये करते हैं कि इसको कहते हैं कि sudo user mod student -l student 1 cat etc पासवर्ड। हमने जो student 1 बनाया हुआ था उसका जो यूजर नेम है वो चेंज हो गया। -l क्या था, लॉगिन। तो हमने लॉगिन क्या बताया उसको कि जो student 1 है उसका लॉगिन क्या कर दो, स्टूडेंट पे चेंज कर दो। ठीक है, तो एक चीज हमने देख ली, यूजर नेम कैसे चेंज हो सकता है। इसके बाद पासवर्ड है, लेकिन वो हम पासवर्ड की कमांड से करेंगे, PASSWD के साथ। ठीक है, इसके बाद है होम डायरेक्टरी चेंज करने के लिए -m मूव -d होम डायरेक्टरी। पहले हम ऐसा करते हैं कि होम डायरेक्टरी बना लेते हैं एक, cd होम sudo mkdir न्यू होम। ठीक है, ls करके देख लेते हैं, न्यू होम बन गया। अब ये करते हैं कि cd डॉट अब होगा sudo user mod -move डायरेक्टरी या होम डायरेक्टरी, कहाँ पे मूव कर दो, /home/न्यू होम, और किसका, स्टूडेंट का, क्योंकि नाम हमने चेंज कर दिया, student 1 नहीं लिखेंगे। अच्छा, वो कह रहा है एग्जिस्ट करती है पहले। ठीक है, हम कैट करके देख लेते हैं, etc पासवर्ड। तो यहाँ पे न्यू होम 1 उसका जो है वो होम डायरेक्टरी बन गई है, पहले क्या थी, student 1। ठीक है, तो हम होम डायरेक्टरी भी मूव कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद क्या है, डिफॉल्ट शेल। अगर हमने शेल चेंज करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम ये करेंगे chsh की कमांड के साथ। ये भी मैं आपको दिखा दूं, chsh दिस कमांड। ठीक है, चेंज लॉगिन शेल फॉर द यूजर। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि शेल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, cat/etc/shell। तो ये वो सारे शेल्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम ये वाला शेल यूज करेंगे। पहले कौन सा है, bin bash है उसके पास, तो हम sudo chsh यानी चेंज शेल किस पे कर देंगे, /bin/rbash, और किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। -s। ठीक है, अब इसको हम जाके पासवर्ड में चेक करेंगे तो डिफॉल्ट शेल चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, ये अगर आपने किसी ग्रुप में एक यूजर को ऐड करना है, ठीक है, तो आप लिखेंगे sudo user mod -a यानी append -g, किस ग्रुप में ऐड करना है, sudo में ऐड कर दो। ये मैं पहले आपको दिखा देता हूं, बेसिकली स्विच करके स्टूडेंट, अगर मैं यहां से sudo कुछ भी चलाऊंगा, sudo bash, तो
तो वो नहीं चलाने देगा, वो कहेगा कि sudoers में आप नहीं हैं। ठीक है, एग्जिट करते हैं यहाँ से और इसको कहते हैं कि sudo user mod हाइफन अपेंड ग्रुप sudo, कौन सा स्टूडेंट, किस ग्रुप में डालना है, अपेंड करना है ग्रुप sudo वाला, और इसमें sudo के ग्रुप में कौन अपेंड कर देना है, स्टूडेंट। अब हम कैट करते हैं /etc/group। तो हमारे पास sudo का जो ग्रुप है उसके अंदर यूजर डी भी आ गया और स्टूडेंट भी आ गया। हम यहां से su करते हैं, यहां पे जाते हैं और अब कहते हैं sudo bash, तो उसने sudo पे अब चला दिया, रूट पे ले गया हमें। पहले वो कह रहा था कि sudo के साथ आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। अगर हमने प्राइमरी ग्रुप चेंज करना है किसी का, मिसाल के तौर पे यहां पे हम देख लेते हैं cat/etc/group ग्रुप, यहाँ पे न्यू वन है हमारे पास। ठीक है, न्यू वन या न्यू वन, ये काफी है, न्यू वन। ठीक है, अब इस ग्रुप को हमने डिफॉल्ट ग्रुप बनाना है स्टूडेंट का, तो हम करेंगे sudo user mod -g न्यू वन और स्टूडेंट। तो अब हम cat/etc/password करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, 1005। ठीक है, पहले क्या था, 1003 था, जब हमने बनाया था तब भी हमें याद है। 1002 था, सॉरी, जो ये था स्टूडेंट 1002। अब कौन सा हो गया, 1005। तो हमने उसका जो डिफॉल्ट ग्रुप था वो चेंज कर दिया। आई थिंक ये क्लियर हो रही चीजें, नहीं होंगी तो हम क्लास में मजीद देख लेंगे। इसके बाद रिमूव अ यूजर फ्रॉम अ ग्रुप जी पासवर्ड के जरिए आप करेंगे। ठीक है, sudo g पासवर्ड -d, यानी कि डिलीट कर दो या रिमूव कर दो। अब यहां पे क्या डिलीट करना है, ग्रुप नहीं करना, यूजर करना है। तो हम यूजर का नाम पहले लिखेंगे और बाद में ग्रुप का नाम लिखेंगे। हम sudo से इसको निकाल रहे हैं, तो अब हम cat/etc/group, तो जब हम sudo में जाके देखेंगे तो बाकी कौन सा बचा, सिर्फ यूजर डी। ठीक है, यानी इस ग्रुप से हमने निकाल दिया स्टूडेंट को। ठीक हो गया, ये सारी कमांड्स हो गई, chsh भी देख ली हमने। इसके बाद है पासवर्ड की कमांड। ये क्या करेगी, पासवर्ड को लॉक करेगी या मिनिमम डेज सेट करेगी जब पासवर्ड चेंज करना है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज फॉर पासवर्ड देगी। बहुत सारी जगहों पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन चीजों की। तो डिसेबल करने के लिए क्या करेंगे कि यूजर लॉगिन ना कर सके, sudo password -l user, sudo password -l user यानी स्टूडेंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, su स्टूडेंट ऑथेंटिकेशन फेलियर। ठीक है, इसको अनलॉक कर लेते हैं। अब क्या होगा, लॉगिन हो गया। ठीक है, इसके बाद -e का मतलब है कि उसका पासवर्ड एक्सपायर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से -e, तो ये चेंज हो गया। अब वो क्या कहेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली, एक्सपायर कर दिया, फौरन अपना पासवर्ड चेंज करो। ठीक है, अब न्यू पासवर्ड,
ओहो, करंट पासवर्ड मांग रहा है। fails the dictionary test to simplest systematic. चलें, वो अब एक लंबे चक्कर में लग गया। चलें कर लेते हैं कुछ। ओह, फाइनली पासवर्ड चेंज हो गया, शुक्र है। तो आपने देखा एक्सपायर हुआ और उसने फौरन नए लॉगिन पे कहा कि अपने पासवर्ड को चेंज करो। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज हम बता सकते हैं कि कब एक यूजर अपने पासवर्ड को चेंज करेगा। 30 डेज रखेंगे तो हर महीने चेंज करना पड़ेगा, 60 डेज रखेंगे और 2 महीने बाद चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह उसके पास एक वो आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा कि अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करें। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज -w के साथ कर सकते हैं कि कितनी देर बाद उसको वार्निंग मिलेगी कि भाई अपना पासवर्ड अब चेंज कर लो। यानी अगर 90 डेज रखा है तो 80 डेज के बाद आप उसको वार्निंग देना शुरू कर देंगे, भाई पासवर्ड अपना चेंज करने का टाइम आ गया है। SU के जरिए मैंने आपको दिखा दिया कि स्विच यूजर कैसे किया जाता है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था। आई थिंक आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। सिर्फ ये डिलीट यूजर और डिलीट ग्रुप रह गया, एग्जिट कर लेते हैं। sudo del group new one still has, तो उसने क्या कहा है कि इधर कोई यूजर है जो जिसके ग्रुप में ये शामिल है, तो हम कोई और ग्रुप डिलीट कर लेते हैं। जो ग्रुप खाली है वो ग्रुप उसने डिलीट कर दिया। और अगर डिलीट यूजर करेंगे हम del यूजर और यहाँ पे नाम लिखेंगे स्टूडेंट का, तो वो स्टूडेंट को डिलीट करेगा। साथ उसने कहा कि न्यू वन नो मेंबर्स, तो वो ग्रुप हम देख लेते हैं cat/etc ग्रुप। यहाँ पे न्यू वन तो पड़ा हुआ है लेकिन इसके अंदर यूजर अब कोई भी नहीं है। और यहाँ पे अगर हम पासवर्ड देख लें तो यहाँ पे जो हमने यूजर बनाया था वो गायब हो चुका है। cd करके देखते हैं, होम ls करते हैं, तो जो हमने बनाई थी उसकी होम डायरेक्टरीज वो भी अवेलेबल है, वो डिलीट नहीं हुई। और उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसको क्लियर करते हैं, cd हमने यहाँ लिखा है cat/etc del user.conf। हमने कहा कि रिमूव होम करना है जब डिलीट हो, तो उसने कहा नहीं करना। रिमूव ऑल फाइल्स नहीं करनी। बैकअप बनाना है नहीं बनाना। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो ये वो फाइल है जो डिलीट की कॉन्फ़िगरेशन, जब आप डिलीट यूजर कर रहे होंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे सेटअप करेंगे आप। आई थिंक आपको ये चीजें सारी समझ आ गई होंगी। अगर कोई इश्यू होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे ये देख लेते हैं। ये हमने सारी चीजें पढ़ ली, यूजर मैनेजमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। अगले में हम पढ़ेंगे लिनक्स परमिशंस, डिस्क पार्टीशन, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, रन लेवल्स, इनिट एंड सिस्टम डी। ठीक है, क्वेश्चंस होंगे तो हम ये क्लास में लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।